रुद्रपुर गांव में रघु अपनी पत्नी शोभा और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मेहनती किसान था। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही वो खेत की ओर निकला, तभी रास्ते में एक चीख सुनाई देती है। हाँ, ये कैसी आवाज थी? कोई जानवर तो नहीं? चलकर देखता हूँ। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा एक भेड़िया एक गाय पर झपटने वाला था। हे भगवान, हे भगवान, ये भेड़िया तो गाय को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पास ही एक पुरानी झोपड़ी में शेर की खाल लटकती दिखती है। ये तो शेर की खाल है। अगर मैं इसे पहन लूं, शायद भेड़िया डर जाए। वो झटपट खाल ओढ़ता है और शेर की तरह दहाड़ते हुए भेड़िए की ओर दौड़ता है। भेड़िया रघु को शेर समझकर तुरंत भाग जाता है। गाय फिर भी डर के मारे कांप रही होती थी। रघु धीरे से गाय के पास जाता है। तुम शांत हो जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं कोई शेर नहीं हूँ। ये खाल सिर्फ भेड़िए को डराने के लिए पहनी थी। ये देखो, मैं इंसान हूँ, एक साधारण किसान। रघु अपने ऊपर से शेर की खाल उतार देता है। तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा। तुम ना आते तो शायद अब तक मैं मर भी चुकी होती। हाँ, तुम बोल सकती हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक गाय हो, और एक गाय इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मेरा नाम नंदनी है, नंदनी, और मैं एक जादुई गाय हूँ। मेरा मांस जो भी खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसी वजह से पूरे जंगल में हर शिकारी, हर जानवर मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारा मांस खाने से कोई अमर हो सकता है, तो तुम एक पल के लिए भी जंगल में सुरक्षित नहीं हो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मुझे समझ नहीं आता, कौन मेरी रक्षा करेगा? हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। कम से कम तुम सुरक्षित तो रहोगी ना। मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो कहा है उससे मुझे डर लग रहा है। अगर तुम मुझे सच में अपनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आखिर तुमने ही तो मेरी जान बचाई है। अरे जी, ये आप इतनी सुंदर गाय कहाँ से लाए हो? क्या फिर से कहीं से कर्ज ले लिया क्या? अरे नहीं भाग्यवान, तू तो जानती है ना, इस गांव में अब मुझे कौन कर्ज देगा। पहले ही इतने उधार ले चुका हूँ कि लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं। तो फिर इतनी बढ़िया और दुधारू गाय कहाँ से आई आपके पास? भाग्यवान, ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये जादुई है और ये बोल भी सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी गांव वाले से मत कहना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या सच में ये बोल सकती है? हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। मैं नंदनी हूँ और एक जादुई गाय हूँ। रघु ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं इनके साथ आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर आने के लिए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और कई बार भूख से रोते हुए सो जाते हैं। अगर तुम्हारी कृपा रही तो उन्हें रोज दूध मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम आराम से अपने बच्चों की भूख मिटा सकती हो। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई हैं। अब नंदिनी को थोड़ा आराम करने दो और इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना लेकर आओ। मैं खाना नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती हूँ, वही मेरे लिए पर्याप्त है। उस दिन के बाद नंदिनी रोज भरपूर दूध देती थी। बच्चे हंसते खेलते और दूध पीते। दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन फिर एक रात 2 चोर हरिया और बिरजू रघु के घर के बाहर छिपकर बातें कर रहे थे। अरे बिरजू, देखना क्या गजब की गाय है। कैसी चमकती हुई खाल और कैसी बड़ी बड़ी आंखें। ऐसी गाय तो मैंने कभी देखी ही नहीं। सच कह रहा है हरिया, और सोच, अगर गाय इतनी कीमती है तो घर के अंदर क्या क्या होगा। जरूर बहुत धन रखा होगा।
चल आज रात इसी घर में हाथ साफ करते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो अंदर चलते हैं जब सब सो रहे हैं। दोनों धीरे से घर में घुस जाते हैं। अरे अरे देख, इधर एक संदूक है, खोल कर देखते हैं, कुछ सोना चांदी मिलेगा शायद। अरे यार इधर कुछ खास नहीं है, पुराने कपड़े और बर्तन है। मुझे तो लगता है ये लोग उतने और अमीर नहीं है जितना हमने सोचा था। तभी अचानक रघु की छोटी बेटी राधा की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हरिया घबरा जाता है और जल्दी से राधा का मुंह बंद कर देता है। अबे चुप कर, चिल्लाई तो तुझे ही उठा कर ले जाऊंगा। तेरे माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझी? हरिया कुछ कर, नहीं तो आवाज से सब जाग जाएंगे, गांव वाले हमें पकड़ लेंगे। तू बाकी सामान देख, मैं इसे बाहर ले चलता हूँ। जल्दी जल्दी कर वरना फंस जाएंगे। हरिया राधा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल जाता है। तभी बाहर खड़ी नंदिनी सब कुछ देख लेती है। ये तो रघु की बेटी है और वो आदमी उसे उठाकर कहाँ ले जा रहा है? नंदिनी हरिया के पीछे दौड़ पड़ती है। अबे ये तो वही गाय है, लेकिन ये कैसी भाग रही है? अरे भाग हरिया भाग, भाग चल, तेरी तो खैर रही। डर के मारे हरिया राधा को पास के सूखे कुएं में फेंक देता है और भाग जाता है। नंदिनी कुएं के पास आकर रुकती है। राधा राधा क्या तू ठीक है? माँ पापा कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी अपने जादू से राधा को कुएं से बाहर निकाल लेती है। तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम ना होती तो मैं आज कुएं में तड़प तड़प कर मर जाती। तुम सच में हमारे घर की रक्षक हो। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चलो घर चले, तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे होंगे। नंदिनी राधा को पीठ पर बिठाकर घर ले जाती है। रघु और शोभा दोनों एक कोने में बैठे रो रही होते हैं। राधा मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? कहाँ चली गई थी? किसने तुझे उठाया था? पापा, 2 आदमी घर में घुसे थे और मुझे उठा ले गए थे। अगर नंदिनी नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तू सिर्फ गाय नहीं है, तू तो हमारे लिए भगवान का रूप है, रूप। तू ना होती तो मैं अपनी बेटी को कभी वापस नहीं देख पाती। मैं अब सिर्फ एक गाय नहीं हूँ, मैं इस परिवार की रक्षा करने वाली एक माँ भी हूँ। अब इस घर की हर सांस मेरी जिम्मेदारी है। रघु नंदिनी के पैरों के पास बैठ जाता है। आंखों में आभार के आंसू होते हैं। नंदिनी, आज जो तूने किया है उसका कर्ज मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। रघु, जिस दिन से तुमने मुझे अपनाया था उस दिन से ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार की रक्षा करना जानती हूँ। नंदिनी, तूने राधा को तो बचा लिया, लेकिन ये घर का सब कुछ लुट गया। मेहनत की एक एक चीज जोड़ी थी वो भी चली गई। अब क्या करूं? कैसे बच्चों को पालूंगा? क्या खाऊंगा? क्या पहनूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रघु, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये वक्त बीत जाएगा। तुमने जो नेक काम किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नंदिनी, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जान बच गई, वरना मैं तो लुट ही गया था। मैं तुम्हारे परिवार की सदस्य हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो। रघु, अब रोने से क्या होगा? सोचो तो सही, हमारे पास नंदिनी है और जब तक नंदिनी हमारे साथ है तब तक हमें कोई भूखा नहीं रख सकता। अगर तुम कहो तो हम गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेते हैं। कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा और जैसे ही मौसम बदलेगा हम फिर से खेतों में मेहनत करेंगे। तू सच कह रही है शोभा, मुझे तो अब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन तूने जो कहा उसने मेरे मन को सुकून दिया है। हाँ, चलो अब कुछ काम करते हैं। तभी दरवाजे पर जोर से आवाज होती है और गांव का जमींदार अंदर आता है। अरे ओ रघु, सुना है तेरे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ चला गया, बेचारा बन गया अब।
हाँ जमींदार जी, घर में सब कुछ चुरा ले गए, जो थोड़ा बहुत था वो भी नहीं बचा। अरे वाह, ये गाय कहाँ से आई है? इतनी सुंदर और चमकीली खाल कैसी है? और आंखों में तो चमक है। रघु तू बता, तूने ये गाय कब ली और पैसे कहाँ से आए? मेरे पैसे तो अब तक नहीं दिया तूने। वो सेठ जी। सेठ जी, ये गाय मेरी माँ ने भेजी है। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, दूध खरीदने की भी हालत नहीं है, इसीलिए मेरे भाई ने ये गाय भेजी है ताकि बच्चे भूखे ना रह सके। अच्छा तो ऐसा है। फिर सुन, मुझे ये गाय बहुत पसंद आ गई है। तू इसे मुझे दे दे, मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा और तेरा घर भी फिर से ठीक हो जाएगा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं ये गाय नहीं दे सकता। ये सिर्फ गाय नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? रघु तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं कहता हूँ मुझे गाय दे दे। मैंने कह दिया सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाय को नहीं दूंगा। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये रघु की बीवी झूठ बोल रही थी। ये गाय जरूर कोई साधारण गाय नहीं है। अगर ये गाय मुझे नहीं मिली तो मैं इसे यहाँ भी नहीं रहने दूंगा। बाल बाल बच गए, वरना ये लालची जमींदार तो हमारी नंदनी को ले ही जाता। हाँ शोभा, अब हमें और सतर्क रहना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। नंदनी, ऐसी बात नहीं है। इनको पता चल गया कि तुम जादुई गाय हो तो ये बात राजा को बता देगा। मुझे कल सवेरे निकलना होगा। अगले दिन रघु कुछ बर्तन और दूध लेकर गांव के चौपाल की ओर निकलता है और वहाँ चाय की एक छोटी दुकान खोल लेता है। चाय ले लो, चाय। रघु के हाथ की गरम गरम चाय। चाय ले लो, चाय। एक बार पी लोगे तो बार बार आओगे। चाय ले लो, चाय। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति तुलसीराम आता है। अरे रघु, तू तो चाय बेचने लगा, क्या अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं काका, अभी खेती का समय नहीं है और बीज और खाद खरीदने को पैसे भी नहीं है। मैं तो सोचा चाय बेचकर कुछ पैसे जमा कर लूं ताकि फिर खेत में काम शुरू कर सकूं। हाँ बेटा, ये भी ठीक ही है। खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ काम किया जाए। चलो एक कप चाय मुझे भी दे दो। वैसे भी घुटनों में इतनी तकलीफ है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे काका बैठिए ना, मैं अभी चाय बनाता हूँ, एकदम ताजा और मीठी चाय। रघु चाय बनाकर तुलसीराम को देता है। तुलसीराम धीरे धीरे चाय पीते हैं और फिर उठते हैं। अरे रघु, ये क्या था? तेरी चाय मैंने जैसे ही पी मेरे घुटनों का दर्द ही खत्म हो गया। अब देख ले, मैं बिना लाठी के चल पा रहा हूँ। काका, ये तो आपका वहम होगा, लेकिन अगर आपको आराम मिला है तो मैं खुश हूँ। नहीं नहीं बेटा, सच में कुछ तो खास है तेरी चाय में, जो मैं आज इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुलसीराम गांव में जाकर एक और बुजुर्ग से कहते हैं। अरे सुनो, मैंने आज रघु की चाय पी और मेरा दर्द जैसे उड़न छू हो गया। क्या सच में? अरे मेरा दाहिना हाथ भी दर्द कर रहा है। मैं भी जाकर देखता हूँ। वो भी रघु की दुकान पर जाकर चाय पीता है और तुरंत कहता है। अरे अरे, सच में मेरा हाथ अब घूम रहा है। ये तो कोई जादू है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी रघु के वहाँ चाय पीने आते हैं और सबका कुछ न कुछ ठीक हो जाता है। गांव में चाय की टपरी पर भीड़ लगने लगती है। तभी ये बात जमींदार के कानों तक पहुंचती है। हाँ, तो ये है माजरा। ये गाय ही जादुई है, इसकी वजह से ही उसकी चाय में असर हो रहा है। अगर ये ऐसी ही चलता रहा तो मेरी दवा की दुकान बंद हो जाएगी, कोई दवा खरीदने ही नहीं आएगा। अब मुझे राजा से मिलकर इसकी शिकायत करनी होगी,
ताकि राजा ये गाय जब्त कर ले और मुझे भी इसका फायदा मिल सके। सुबह होते ही जमींदार राजमहल पहुंच जाता है। महाराज मेरी बात सुनिए, गांव में एक अनोखी घटना हो रही है। रघु नाम का एक गरीब किसान है जिसकी गाय जादुई है। उसकी चाय पीते ही लोगों के दर्द मिट जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। महाराज आप ही बताइए, अगर ऐसी गाय महल में हो तो पूरे राज्य का भला हो जाएगा। हाँ, अगर ये सच है तो उस गाय को राजमहल में ही होना चाहिए। सैनिकों जाओ और इस किसान रघु को तुरंत दरबार में लेकर आओ। कुछ समय बाद सैनिक रघु को महल ले आते हैं। रघु थोड़ा सा डरा सहमा सा है, पर हाथ जोड़कर खड़ा होता है। रघु, हमने तुम्हारे बारे में सुना है और उस गाय के बारे में भी सुना है जो जादुई है। हम चाहते हैं कि अब से वो गाय हमारे राजमहल में रहेगी, उससे राज्य के सारे लोग लाभ लेंगे। महाराज, नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे बच्चे उससे बहुत लगाव रखते हैं, वो उन्हें माँ की तरह मानते हैं और नंदिनी भी उन्हें अपनी संतान मानती है। अगर आप उसे मुझसे ले लेंगे तो मेरे बच्चे टूट जाएंगे और मैं खुद भी उसे खोकर नहीं जी पाऊंगा। राज्य का भला पहले है रघु। अगर वो गाय जादुई है तो वह पूरे राज्य की सेवा में आनी चाहिए, सिर्फ तेरे बच्चों की नहीं। सैनिकों जाओ और गाय को महल में ले आओ। महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जो दंड देना हो दे दीजिए, लेकिन नंदिनी को मत लीजिए। बहुत हो गया रघु, तुम ज्यादा बोल रहे हो। सैनिकों इस किसान को महल से बाहर फेंक दो। सैनिक रघु को घसीटते हुए महल के बाहर पटक देता है। वो जमीन पर गिरकर वहीं बैठ जाता है। हे भगवान, तूने सब कुछ ले लिया, अब मेरी नंदिनी भी छीन ली। मेरे बच्चे क्या करेंगे? वो कैसे समझेंगे कि उनकी माँ उनके पास नहीं रहेगी? और सैनिक नंदिनी को घसीटते हुए महल में ले जाते हैं और महल के बागीचे में नंदिनी को रख देते हैं। रघु, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब मैं यहाँ हूँ, पर मेरी आत्मा वहीं रह गई है, तुम्हारे बच्चों के पास, जहाँ मेरी जगह थी। 3 दिन बीत जाते हैं। नंदिनी और उदास होती जाती है। कितना अजीब है ये महल, जहाँ हर चीज की चमक है, पर किसी के दिल में कोई अपनापन नहीं है। सब मेरे पास आते हैं, लेकिन सिर्फ दूध के लिए। कोई मुझसे बात भी नहीं करता, कोई मुझे प्यार से भी नहीं देखता। सबको बस मेरी जादुई ताकत चाहिए, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। क्या मुझे किसी की याद आती है? क्या हुआ? आज दूध क्यों नहीं मिला? अब 2-3 दिन हो गए हैं, नंदिनी ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। क्या ये जादू खत्म हो गया है? महाराज, हो सकता है इस गाय में अब असर ना हो, या शायद ये जानबूझकर दूध नहीं दे रही हो। अगर ये ऐसी ही करती रही तो हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। महाराज, मुझे तो लगता है इस नंदिनी को ये जगह पसंद नहीं आई है, इस वजह से दूध नहीं दे रही है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना शानदार महल और शान और शौकत अगर किसी को पसंद नहीं आए तो फिर उसे क्या पसंद आएगा? बताइए मुझे। उस किसान की टूटी फूटी झोपड़ी? महाराज, शायद वो गाय अपनी ममता नहीं भूल पाई है। उसके मन में अपनापन था उस किसान के लिए। वो उसके बच्चों को अपनी संतान मान बैठी थी। आप ठीक कह रहे हो मंत्री जी, शायद अभी उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में जब उसे यहाँ की आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ महाराज, उम्मीद तो यही है कि कुछ ही दिनों में वो फिर से दूध देना शुरू कर देगी। बस यही चाहिए हमें, क्योंकि ऐसी जादुई गाय अगर हर दिन दूध दे तो पूरे राज्य की बीमारियां खत्म हो सकती हैं। फिर दोनों कुछ क्षण चुप रहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, अब मैं और नहीं रह सकती। ये जगह मेरे लिए नहीं बनी। मैं कोई दौलत का जरिया नहीं हूँ। मुझे मेरा परिवार चाहिए, रघु चाहिए, उसके बच्चे चाहिए। एक रात जब सब सो रहे होते हैं,
नंदिनी महल से धीरे धीरे निकल जाती है। अरे अरे देखो, गाय भाग रही है, पकड़ो उसे, ये वही जादुई गाय है। सैनिक नंदिनी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन नंदिनी तेज दौड़ती है। वो गांव की ओर नहीं जाती, वो सीधा जंगल की ओर भागती है। भेड़िए की गुफा के पास पहुंचकर रुकती है। तभी भेड़िया बाहर आता है। तुम यहाँ खुद चल कर आई हो? तुम वही गाय हो ना जिसे मैं खाने ही वाला था, लेकिन एक शेर ने बचा लिया था। तुम आज खुद क्यों आई हो? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आज मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। आज मैं खुद आई हूँ, क्योंकि अब मैं टूट चुकी हूँ। अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं रहा। उस राजा ने मुझे रघु से जुदा कर दिया, उसके बच्चों से अलग कर दिया। जहाँ कोई ममता नहीं, वहाँ मेरा होना ही व्यर्थ है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा शिकार करूँगा, फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जानती हूँ, तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं इस दुख से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। तुम जैसी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। आज मैं तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं देख रहा, सिर्फ दर्द है। उधर गांव में रघु घर के आंगन में बैठा, तभी तुलसीराम काका दौड़ता हुआ आता है। अरे रघु सुनो, तुम्हारी गाय जंगल की ओर भाग गई है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। महल के पीछे से निकलती हुई सैनिक भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? मेरी नंदिनी जंगल की ओर भाग गई है? नहीं, वो बहुत अकेली होगी। मुझे जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। शोभा दौड़ती हुई बाहर आती है। क्या हुआ रघु, कौन भाग गया? शोभा, हमारी नंदिनी जंगल की ओर चली गई है। वो बहुत दुखी थी। वो हमारे बिना रह नहीं पा रही होगी। मैं जानता हूँ वो हमसे बिछड़कर उसे कैसा लग रहा होगा। मुझे अब और देर नहीं करनी होगी। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रघु, तुम अकेले मत जाओ, जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कहता है कि नंदिनी तुम्हारी राह देख रही है, तो जाओ। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान तुम्हें सही सलामत लौटाए। रघु अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और दौड़ते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में भेड़िया नंदिनी के सामने खड़ा होता था और धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है। तभी पीछे से रघु दौड़ता हुआ आता है और चीखता है, रुक जा भेड़िए, अगर तूने आज मेरी नंदिनी को खा लिया तो इस जंगल की सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। वो गाय नहीं है, वो इस धरती की ममता है, वो शक्ति है, वो जीवन देती है। रघु नंदिनी के सामने खड़ा हो जाता है और भेड़िए को ललकारता है। अरे अगर तुझे किसी को खाना है तो मुझे खा ले, लेकिन नंदिनी को कुछ मत करना। उसके साथ मेरे हर सुख दुख बटे हैं। अगर वो मर गई तो मेरा परिवार भी बिखर जाएगा। भेड़िया गुस्से से गुर्राता है और रघु पर झपटता है। दोनों के भीषण संघर्ष होता है। रघु पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसे गहरे जख्म दे देता है। रघु गिरता है और आंखें बंद होने लगती है। नहीं रघु नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझे बचाया था, मुझे अपनाया था। आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तभी नंदिनी अपनी शक्ति से भेड़िए को मार देती है और वो भेड़िया जलकर राख हो जाता है। रघु उठो, देखो तुम्हारे बिना ये जंगल सूना हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती रघु। तुम मेरी ताकत हो, मेरे वजूद का कारण हो तुम। तभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं। शोभा और बच्चे दौड़ कर आते हैं। रघु, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी नंदिनी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब हम क्या करेंगे? पिताजी, आप नहीं जा सकते। हम आपको खो नहीं सकते पिताजी, नहीं खो सकते। नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है और धीरे धीरे उसकी देह से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। वो रोशनी रघु के शरीर को छूती है और धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। उसका शरीर फिर से स्वस्थ होने लगता है। माँ, देखो, पिताजी की सांसें वापस आ रही है। उनका शरीर ठीक हो रहा है। हे भगवान,
ये चमत्कार है नंदिनी, तू कोई साधारण गाय नहीं, तू हमारे जीवन की देवी है, देवी। नंदिनी, तूने मेरी जान बचा ली। आज मैं सच में समझ गया कि तू सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि इस दुनिया की ममता की जीवित मिसाल है। तभी राजा भी वहाँ आ जाता है। रघु, आज मैं समझ गया हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। नंदिनी जैसी आत्मा को बंद करके मैंने उसका अपमान किया। मैं उसे महल में रखकर उसे दुखी कर रहा था। ये गाय तुम्हारी है, तुम्हारे परिवार की है और उसी के साथ खुश रह सकती है। मेरे पास रही तो ये मर जाएगी। मैं इसे कभी छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जहाँ अपनापन है वही रहना चाहती हूँ और रघु का घर ही मेरा घर है। क्या तुम बोल सकती हो? ये तो कमाल हो गया, मुझे तो ये पता ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, जहाँ भी रहो खुश रहो। धन्यवाद महाराज हमारी पीड़ा समझने के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि नंदिनी के दूध से हर आदमी को लाभ मिल सके। इसके बाद पूरा गांव नंदिनी और रघु को लेकर लौटता है। धीरे धीरे नंदिनी की चमत्कारी ताकतों की बात आसपास के गांव में फैल जाती है और रघु को सब जादुई गाय वाले किसान के नाम से जानने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अनंतपुर नाम एक शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य में राजा वीरसेन और रानी कनकवती राज करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा की सेवा में हमेशा लगे रहते। लेकिन उनके जीवन में एक दुखद कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, मंदिरों में मन्नतें मांगी गई, यज्ञ किए गए, पर ईश्वर ने अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं दिया। प्रभु, क्या हमारी गोद कभी नहीं भरेगी? हर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर जीती है और मैं हर रोज सिर्फ सपना देखती हूँ। रानी, ठहरे रखो, भगवान जरूर सुनेंगे। जब वक्त आएगा तब हमारे घर भी किलकारियां गूंजेगी। फिर एक दिन जैसे चमत्कार हो गया। रानी कनकवती को गर्भवती होने का समाचार मिला। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर में हर कोई एक दूसरे को मिठाइयां बांटने लगा। बधाई हो, हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। यह तो सबसे बड़ा त्योहार है। रानी की सेवा में सबसे अनुभवी दासियां लगाई गई। दिन रात उनका ख्याल रखा जाने लगा। हर दिन किसी न किसी मंदिर से प्रसाद आता। हर कोई यही चाहता कि एक स्वस्थ और सुंदर बालक इस धरती पर आए। और कुछ महीनों बाद वो शुभ दिन आया। रानी कनकवती ने एक सुंदर दमकते चेहरे वाले बालक को जन्म दिया। बच्चे की आंखों में जैसे ही चमक थी और उसके रोने की आवाज पूरे महल में फैल गई। ये हमारा राजकुमार है। अनंतपुर को इसका वर्षों से इंतजार था। राजकुमार का नामकरण हुआ राजकुमार अजय। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल को फूलों से सजाया गया। गरीबों में अनाज बांटा गया। हर गली में दीप जलाए गए। लेकिन जहां उत्सव होता है वहीं कहीं ना कहीं एक अंधेरा भी जन्म लेता है। राजा का मंत्री जगपति एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी नजर हमेशा से सिंहासन पर थी। वो बाहर से तो वफादार लगता था, लेकिन भीतर से वो बहुत लालची और षड्यंत्रकारी था। अगर कभी राजा का वारिस ना होता तो मेरा बेटा ही अगला राजा बनता। अब इस राजकुमार के आ जाने से मेरा सपना चूर हो गया। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं ही अगला राजा बनूंगा या फिर मेरा बेटा। उसके मन में एक खतरनाक विचार आने लगा। वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह से राजकुमार को हटाकर अपने बेटे की उसकी जगह पर रख दिया जाए तो वो अपने बेटे को राजा बना सकता है। उसका बेटा उसी समय पैदा हुआ था, लेकिन वो बहुत कमजोर और बीमार शरीर वाला था। कोई उसे देखता तो पहचान जाता वो राजसी खून का नहीं है। लेकिन मंत्री की चालें किसी को नजर नहीं आती। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसके स्वभाव में भी एक राजा जैसी शांति और गरिमा है। एक दिन वह मुझसे भी अच्छा राजा बनेगा।
जब वो माँ कहकर पुकारता है ना, तो लगता है जैसे जीवन सफल हो गया है। हर दिन उस राजकुमार को देखता हूँ और सोचता हूँ, अगर ये नहीं होता तो आज मेरा बेटा उस तख्त का वारिस होता। उस अजय को देखकर मेरे सपनों की चिता जलती है। हाँ, जो मैं सोचता हूँ वही होता है। अगर मैं चाहूँ तो उसे हटाकर अपने बेटे को उसकी जगह बैठा सकता हूँ। दोनों की उम्र लगभग बराबर है, और बचपन में कौन पहचानता है कि कौन असली है और कौन नकली। पत्नी डर गई, लेकिन मंत्री के मन में अब एक गहरी योजना बनने लगी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाएगा, चाहे इसके लिए कितने भी बड़ा पाप क्यों न करना पड़े। कुछ दिन बाद एक अंधेरी और चुप रात को, जब पूरा महल गहरी नींद में था, मंत्री ने 2 विश्वास पात्र सैनिकों को अपने कक्ष में बुलाया। आज रात हमें इतिहास बदलना है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हें सोने से भर दूंगा, लेकिन भूल की तो कोई माफी नहीं होगी। हुक्म दीजिए महाराज, हम आपकी सेवा में जान भी दे देंगे। क्या करना होगा? तुम दोनों शिशु कक्ष में जाओ। राजकुमार अजय को चुपचाप उठाकर जंगल के पार छोड़ाओ, जहाँ कोई उसे ढूंढ भी ना पाए। वहाँ से लौटकर मेरे बेटे को लाओ और सब कुछ उसी तरह रखो। वही बिस्तर, वही कपड़े, वही पालना, कोई शक ना कर सके। सैनिकों का दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने मंत्री की बात मान ली। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, वे शिशु कक्ष पहुंचे। उन्होंने पहले खिड़की से बाहर निगरानी की और फिर कमरे में घुसकर दूध में नींद की औषधि मिला दी। ये बच्चा तो स्वर्ग से उतरा लगता है। इसका क्या दोष है भला? हमें सवाल करने का हक नहीं, हमें बस आज्ञा माननी है। उधर मंत्री की पत्नी अपने बीमार बच्चे को तैयार कर रही थी। उसने उसे राजसी वस्त्र पहनाए और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। उसका मन कांप रहा था। सैनिक अजय को लेकर महल से निकल पड़े। उन्होंने उसे जंगल के एक वीरान हिस्से में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। वह बच्चा वहां सर्दी और अंधेरे में कांप रहा था। वह जागा और जोर जोर से रोने लगा। सैनिक महल लौट आए और मंत्री के बेटे को शिशु कक्ष में सुला दिया। मेरे लाल, आज कुछ थका थका सा लग रहा है तुझे। क्या तूने ठीक से नींद नहीं ली? रात का मौसम भी कुछ अजीब था, शायद इसी वजह से। वैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बदलना तो स्वाभाविक। वो बच्चा रेंगते हुए जमीन पर लेटा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं थी अनंतपुर का असली वारिस अब कहाँ है। कुछ ही दूर एक झोपड़ी में 2 गरीब गांव की स्त्रियां रहती थी। बड़ी औरत का नाम था गौरा और दूसरी का नाम था सोमा। दोनों बहनें थीं और जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाती थी। उस रात जब वे दोनों जलाने के लिए लकड़ियां बटोरने निकली, तभी गौरा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा सुन, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज है। बच्चा? इस वीरान में कहीं कोई जानवर तो नहीं है? नहीं, चल देखते हैं। कोई बच्चा होगा तो उसे हमारी मदद चाहिए। दोनों बहनें धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी। कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे उन्होंने छोटे से बच्चे को कांपते देखा, जो मिट्टी में सना हुआ था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। हे भगवान, ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा है, मगर ये यहाँ कैसे? इसके कपड़े भी बहुत कीमती लग रहे हैं। क्या ये किसी बड़े घर का बच्चा है? जो भी हो, पहले हमें बचाना है। इसे ले चल हमारे घर, फिर सोचेंगे। गौरा ने अजय को गोद में उठाया और दोनों बहनें उसे लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। उन्होंने उसे गर्म कपड़े पहनाए, उसके लिए दूध गर्म किया। अजय थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर और अकेलापन था। बच्चा, तेरा नाम क्या है? कोई बात नहीं बेटा, अब तू हमारे साथ है। हम तुझे अजय ही कहेंगे, यही नाम अच्छा लगता है। गौरा और सीमा ने अजय को अपना ही बेटा मान लिया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि बच्चा उन्हें जंगल में मिला है। उन्हें डर था कि कहीं कोई उसे छीन न ले, लेकिन वे नहीं जानती थी कि ये सच्चाई कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अनंतपुर का राजकुमार है। सीमा, ये बच्चा अलग है।
देख उसकी आंखें, अब बात करने का ढंग लगता है जैसे राजघराने से हो। जो भी हो बहन, ये सब हमारा बेटा है, इसे अच्छे से पालेंगे। अजय अब गौरा और सीमा के साथ रहने लगा। समय बीतता गया, वो बड़ा होने लगा। वो रोज गौरा के साथ जंगल जाता, लकड़ियां बटोरता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। लेकिन कभी कभी रात में उसे कुछ कुछ याद आता। महल के बड़े कमरे, माँ की गोद, किसी की मीठी आवाज। मैं कहाँ से आया हूँ? बेटा मत सोच, तू बस इतना जान ले, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। गौरा के शब्दों से अजय को सुकून तो मिलता था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन रह गया। उधर महल में मंत्री का बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन उसमें ना वो गरिमा थी ना मासूमियत। राजा रानी कभी कभी सोच में पड़ जाते थे। वीरसेन, क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा कुछ अलग सा है? कभी कभी ऐसा लगता है रानी, उसकी आंखों में वो चमक नहीं जो पहले थी। वह गुस्सैल हो गया है और बात बात पर झगड़ता है। रानी का दिल बेचैन रहता। वो कभी पूरी तरह उस बालक को अपनी संतान नहीं मान सकी, लेकिन वो ये जान भी नहीं सकी कि असली बेटा अब कहाँ है। अरे बेटा अजय, आज तो तू सूरज उगने से पहले ही लौट आया, इतनी जल्दी कैसे? माँ, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मन बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए जल्दी काम निपटा लाया। क्या हुआ बेटा, कोई सपना आया था क्या? हाँ बुआ, वही महल वाला सपना। एक रानी मुझे गोद में लिए है और एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर एक पुरुष मुझे प्यार से देख रहा है, पर सब धुंधला सा है। बेटा तू कोई साधारण बच्चा नहीं है। जब तू जंगल में मिला था तब भी मैं समझ गई थी कि तू खास है। हमने तुझे जैसे पाया वैसे ही पाल लिया। कभी सोचा भी नहीं था कि तू हमें इतने सवालों में डाल देगा। पर अब सवाल बहुत हो गए माँ, अब जवाब जानना है। अगर मैं किसी और घर का हूँ तो मेरा वो घर कौन सा है? हमें डर था कि कहीं तुझे खो न दे, पर अब तू बड़ा हो गया है, तेरे सवालों का जवाब तुझे ही ढूंढना होगा। अजय की आंखों में अब जिज्ञासा साफ दिखने लगी थी। वो हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगा। उसके सपनों और दिल की आवाज ने अब उसे झकझोरना शुरू कर दिया। राजा साहब, क्या आपने महसूस किया है कि हमारा बेटा अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था? रानी, मैंने कई बार इस बात को सोचा है। उसका व्यवहार, उसकी बातें, सब में एक अजीब सी कठोरता है। लगता है जैसे कोई और। माँ का दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो छोटा था तो बहुत कोमल था, अब तो हर बात पर गुस्सा करता है। कभी कभी मुझे वो पुरानी मुस्कान याद आती है। अब तो वो चेहरा भी बदल गया है। उधर गांव में राज्य भ्रमण के लिए राजा वीर सिंह स्वयं आए। साथ में मंत्री जगपति और कुछ सैनिक भी थे। गांव में सभी लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। अजय भी उस भीड़ में खड़ा था। सीमा बहन, देख तो वो घोड़े पर बैठे हैं ना, वही राजा वीरसेन है। और उनके साथ मंत्री जगपति भी थे। ये लोग क्यों आए हैं गांव में? अजय की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये चेहरा, ये आंखें, मैं इनको जानता हूँ। जगपति, वो लड़का कौन है? उसकी आंखें देखी तुमने? नहीं महाराज, शायद किसी गरीब लकड़हारे का बेटा होगा। ऐसा कुछ खास नहीं है। मगर उसकी आंखें कुछ कहती है, बहुत गहराई है उनमें। राजा की नजरें बार बार अजय की ओर जाती और अजय के मन में उठ रहे रहस्य और भी गहरे होते जाते। उसी रात महल में। राजा जी, क्या आप सच में सोच रहे हैं उस लड़की के बारे में? रानी, उसकी आंखों ने मुझे अपने अजय की याद दिला दी। मैं उसे भुला नहीं पा रहा। उधर मंत्री जगपति बेचैन हो गया था। उसे डर था कि कहीं कोई सच्चाई सामने ना आ जाए। तुम दोनों उस लड़के पर नजर रखो। कोई उससे ज्यादा बात करे तो मुझे खबर दो। माँ, मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। अगर मैं कुछ खोजने निकलूं तो आप लोग मुझे रोकोगे तो नहीं? नहीं बेटा, अगर तेरे मन में कुछ है तो तू उसे जरूर पूरा कर। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बांधना नहीं चाहते। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि तू अब बड़ा हो गया है। सच जानने की कोशिश गलत नहीं है। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा माँ। आपने मुझे जिंदगी दी है।
अब मुझे अपनी पहचान ढूंढ। अजय ने अपनी पोटली बांधी और गांव के मंदिर में जाकर माथा टेका। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हौसला। एक अनजाने सफर की शुरुआत होने लगी थी। हे भगवान, मुझे मेरी सच्चाई तक पहुंचने की शक्ति देना। अब मैं रुकूंगा नहीं। अजय का दिल भारी था। वो अब अपने पूरे मन से अपनी असली पहचान जानने की चाह में महल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सवालों की बौछार थी और दिमाग में उलझने, पर हिम्मत भी इतनी थी कि वो रुकना नहीं चाहता था। मैं अब और झूठ सहन नहीं कर सकता। जो भी सच है मुझे उसे जानना ही होगा। मैं किसका बेटा हूँ? मेरा घर कहाँ? क्या सच में मैं उस महल का राजकुमार हूँ या यह सब मेरे मन की कोई कल्पना है? मुझे जवाब चाहिए। रास्ता कठिन था। जंगल से होकर महल तक पहुंचना आसान नहीं था। मंत्री जगपति की नजरें हर जगह थी और सैनिक भी चौकन्ना थे, पर अजय ने ठान ली कि सच को खोज ही निकालेगा। देखो, वो लड़का फिर से यहाँ दिखा। क्या उसे मंत्री जी को बताना चाहिए? यह तो साफ है कि हमें उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है। हाँ, मंत्री ने हमें साफ साफ हिदायत दी है कि वो महल के आसपास किसी को भी घुसने न दे। ये लड़का अगर सच में राजकुमार है तो हमें सतर्क रहना होगा। अजय ने महल के चारों तरफ छुपकर अपनी निगाहें गड़ाई थी। हर आवाज पर उसका दिल धड़कता था। हर कदम पर वो सावधान रहता था। क्यों मेरी हर कोशिश पर रोक लगाई जा रही है? क्या सच में मैं उस परिवार से हूँ जो इनका राज है, या ये सब कुछ चाल है मुझे भ्रमित करने की? पर मैं हार नहीं मान। मैं अपनी सच्चाई जरूर जान। कुछ दिन बाद अजय ने साहस जुटाकर मंत्री जगपति से मिलने का फैसला किया। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। मंत्री जी, मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ। क्या मैं सच में उस राजघराने का बेटा हूँ जिसे आप सब छुपा रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पूरी जिंदगी सवालों से घिरी हुई। कृपया मुझे मेरी असली पहचान बताइए। हाँ, अरे बेटे, ये बातें मत सोचो। राजमहल में कई बच्चे आते जाते रहते हैं। तुम्हें ये सब बातें समझने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपना काम ठीक से करना होगा, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन मंत्री जी, मेरे सपनों में वही महल आता है, वह रानी, राजा और मेरी वो बचपन की यादें जो मुझे कभी चैन नहीं देती। मैं ये सब क्यों देखता हूँ? अगर ये सच नहीं है, मेरी आत्मा कुछ जानती है जो मैं नहीं जान पाता। तू मेहनत कर, बाकी अपनी ताकत से देखना, सब सही हो जाएगा। मंत्री के शब्दों ने अजय के मन में और भी सवाल बढ़ा दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पर विश्वास करे। वीरसेन, मुझे सच में लग रहा है कि हमारा असली बेटा कहीं बाहर है। हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हम उसका सामना जरूर करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन मंत्री जगपति बहुत चालाक है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर सच बाहर आया तो हमारा राज खतरे में पड़ जाएगा। हमारे बेटे के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें उसका सामना करना होगा। अजय महल के बाहर खड़ा था। उसने महल की ऊंची दीवारों को देखा, अपने दिल में डर और उम्मीद के साथ। क्या मैं सच में वह राजकुमार हूँ? क्या यही मेरा घर है? क्या मैं अपनी असली पहचान पा सकूंगा? गांव में गौरा और सीमा भी अजय की चिंता कर रहे थे। सीमा, अजय अब बड़ा हो गया है। उसकी आंखों में कुछ नया जोश है, पर ये दुनिया बहुत खतरनाक है। हमें उसे पूरा साथ देना होगा। हाँ गौरा, मंत्री और उसके सैनिक बहुत चालाक हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर अजय पर कोई हमला हुआ तो हम उसे बचा पाएंगे। अजय की यात्रा मुश्किलों से भरी थी। वह हर कदम पर झूठ और सच्चाई के बीच लड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की किरण कम नहीं हुई। मैं हार नहीं मान। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, मैं उसे जानना चाहता हूँ। मुझे अपनी जड़ों से मिलना होगा।
अजय अब महल के बहुत करीब पहुंच चुका था। उसके दिल में घबराहट के साथ साथ उम्मीद भी थी। उसे पता था कि जो सच वो खोज रहा है वो अब दूर नहीं है, लेकिन मंत्री जगपति की पैनी निगाहें उसकी हर हरकत पर थी। यह सब कैसे हो रहा है? मंत्री जगपति मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। वे मुझे रोकना चाहते हैं, पर मैं पीछे हटूंगा नहीं। मैं अपनी असली पहचान जानने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मेरी जिंदगी अब छूट की नहीं, सच की तलाश में है। अजय ने साहस जुटाकर महल के पुराने पुस्तकालय में जानने की ठानी। वहां के रहस्यों के में शायद वो अपनी खोई हुई कहानी पा सके। यहाँ बहुत सारी किताबें और दस्तावेज है, कहीं मेरा नाम लिखा होगा। मेरा असली कहानी कहीं छुपी होगी। मैं उन सबको पढ़ूंगा, हर राज को जानने की कोशिश करूंगा। अजय ने पुरानी किताबों के बीच एक पीला हुआ कागज देखा, जिस पर कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। उसे पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असली राजकुमार का नाम अजय है, जिसे मंत्री ने दूर कहीं छुपा दिया। ये क्या है? मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी। मैंने इतना समय झूठ में बिताया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अब वो सच में भाग नहीं सकता था। फिर वही लड़का महल के आसपास फिर से घूमता हुआ दिख रहा है। क्या मंत्री को खबर कर दूं? जरूर। मंत्री जी ने कहा है कि उस पर कड़ी निगरानी रखो। कोई भी हलचल हो तुरंत बताना। अगर वह महल के अंदर भी आया तो उसे रोकना होगा। राजकुमार का असली राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए। इसे पूरी तरह से दबा कर रखना होगा। जगपति, लगता है कि अब हमारा राज खुलने वाला है। हमें बेहद सावधानी से काम लेना होगा। महाराज, स्थिति अभी संभालने योग्य है, लेकिन सच बाहर निकला तो संकट बड़ा होगा। हमें पूरे परिवार और राज्य की सुरक्षा के लिए अब कदम उठाने होंगे। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गांव में गौरा और सीमा भी अजय की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थी। अजय की हिम्मत तो देखकर अच्छा लगता है, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हमें पूरी ताकत से उसकी मदद करनी होगी। हाँ गौरा, मंत्री और उसके सैनिक बहुत चालाक हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर अजय पर कोई हमला हुआ तो हम उसे बचा पाएंगे। अजय ने उस पत्र को अपने भरोसेमंद सैनिक को दी और योजना बनाने लगा कि कैसे वो अपनी पहचान सबके सामने लाएगा। अब पीछे हटना नामुमकिन है। मैं सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े। अजय ने तय किया कि वो अगले दिन महल जाकर अपनी सच्चाई सबके सामने रखेगा। कल सुबह मैं सभी के सामने सच बोलूंगा। मैं अपनी पहचान छुपने नहीं दूंगा। यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे जीत कर रहूंगा। उसकी आवाज में विश्वास था, पर दिल में बेचैनी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन अजय हार नहीं मानने वाला था। अगर सच मेरे खिलाफ भी जाए, मैं अपने सच के लिए लड़ूंगा। मेरी माँ और बुआ ने मुझे जो प्यार दिया, वो मुझे हर मुश्किल में सहारा देगा। महल के अंदर मंत्री जगपति ने अपनी चालाकी से कई सैनिकों को आदेश दिया कि वे अजय पर नजर रखे और उसे रोके। कोई भी मौका ना चुके। अजय को महल के पास भी नहीं आने देना। अगर वह कुछ भी कर गया तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अजय ने खुद को मजबूत रखा, लेकिन दिल में चिंता भी थी। वो जानता था कि लड़ाई आसान नहीं होगी। मुझे अपने आप पर भरोसा रखना होगा। मैं अकेला नहीं। मेरी माँ, मेरी बुआ और जो सच जानना चाहता है, सब मेरा साथ देंगे। रात भर अजय ने योजना बनाई कि कैसे वो अगले दिन अपने दिल की बात राजा और रानी के सामने रखेगा। सच सामने आना चाहिए। मैं इसे दबा नहीं सकता। मैं अपनी आत्मा से लड़ रहा हूँ और जीतूंगा। अगले दिन राजा की सुबह अजय ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरबार में सबकी निगाहें अजय पर थीं। वो जानता था कि ये लड़ाई केवल उसकी नहीं, पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए थी। महाराज, रानी कनकवती, मैं आज यहाँ उस सच को लेकर आया हूँ जिसे मैंने बहुत समय तक छुपा हुआ समझा। मैं वही अजय हूँ जिसे मंत्री ने इस महल से दूर छुपा दिया था। मुझे मेरी पहचान जानने का हक है। मेरा खून इस राजसी परिवार से जुड़ा हुआ है। तुम सच में अजय हो?
क्या मंत्री जगपति ने हमें धोखा दिया? बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो इसे साबित करता है? महाराज, मैंने अपने अतीत की सारी कड़ियां खोजी है। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें लिखा है कि मैं असली राजकुमार हूँ। मंत्री ने मेरी सुरक्षा के नाम पर मुझे गांव में छुपा दिया था। बेटा, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा था। हम हर दिन तुम्हें याद करते थे और जब तुम यहाँ आए हो तो लगता है जैसे घर लौट आए हो। बताओ, क्या सच में तुम हमारे असली पुत्र हो? माँ, सच जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं खुद को कभी समझ नहीं पाया, पर अब मुझे पता है कि मेरी जड़ें यहाँ है। मैं तुम्हारे प्यार और विश्वास को कभी नहीं भूलूंगा। यह सब झूठ है। यह लड़का सिर्फ महल के राज को नष्ट करने आया है। वह कोई राजकुमार नहीं बल्कि धोखेबाज है। उसे तुरंत पकड़ो। मंत्री, तुम्हारे झूठ अब काम नहीं आएंगे। मैंने हर दस्तावेज पढ़ा है और सबूत मेरे साथ है। मैं अपनी जगह लेने आया हूँ और इस बार पीछे नहीं हटूंगा। अजय को पकड़ो, यह धोखेबाज महल के शांति को खतरे में डाल रहा है। मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए आया। कृपया सुनो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह देखो, यह कागज मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। इसे पढ़ो और समझो कि मैं कौन हूँ। बेटा, तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हुआ है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। यह लड़का महल के लिए खतरा है। हमें जल्दी से इसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। माँ, पिताजी, मंत्री से सावधान रहो। वह मेरी पहचान छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें एकजुट रहना होगा। अजय, हम तुम्हारे साथ हैं। मंत्री की चालों से मत डरना। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ, हम सब मिलकर मंत्री की हर साजिश का सामना करेंगे। तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। सच चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे जीत कर रहूंगा। अब अजय की सच्चाई पूरे महल में फैल चुकी थी। राजा वीर सिंह और रानी कनकवती ने जब दस्तावेजों को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि मंत्री जगपति ने जो छुपाया था वो अब उनके सामने था। मंत्री की चालबाजियां बेनकाब हो चुकी थी। अजय, हम सब जानते हैं कि तुम हमारे असली पुत्र हो। मंत्री ने जो झूठ बोला उससे हम सब गुमराह हो गए थे। पिताजी, मैं आप दोनों से मिलने के लिए कई सालों तक तरसा। मेरा दिल हमेशा यही चाहता था कि मैं अपने घर लौटूं। बेटा, तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हुआ है। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। महाराज, मैं केवल राज्य की सुरक्षा चाहता था, पर मेरी चालें तुम्हारे विश्वास को नहीं जीत सकी। मंत्री, सत्ता के लिए झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना सही नहीं। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मंत्री जगपति, तुम्हें इस राजद्रोह के लिए सजा दी जाएगी। तुम्हारे काम से राज्य की शांति खतरे में थी। मंत्री को महल से बाहर कर दिया गया। उसकी सारी साजिशें विफल हो गईं। अजय, अब तुम हमारे राजा हो। तुम्हारा राज पूरे राज्य में खुशहाली लेकर आएगा। अब राज्य में सच्चाई और न्याय का शासन होगा। मैं जानता हूँ कि जिम्मेदारी बड़ी है, पर मैं अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। न्याय और प्यार से राज्य का नेतृत्व करूंगा। राज्य में खुशहाली लौट आई। अजय ने अपने परिवार, दोस्तों और प्रजा के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। यह राज्य सबका है। मैं सबके लिए काम करूंगा। हम सब मिलकर एक ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जहां हर किसी को सम्मान और प्यार मिलेगा। बेटा, तुम्हारा यह वचन हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बेटा, तुम्हारे बिना हमारा घर सूना था। अब तुम वापस आ गए हो तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब हम सब मिलकर खुशहाल जीवन बिताएंगे। इस तरह राजकुमार अजय ने अपने खोए हुए समय को पा लिया और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरा सच अब सबके सामने, और मैं अपने राज्य को प्यार और न्याय से भर दूंगा। और इस तरह एक नई सुबह की किरण ने अनंतपुर को रोशन कर दिया। राजकुमार का बदला हुआ नसीब अब खुशियों और उम्मीदों से भरा था। के दूध से हर आदमी को लाभ मिल सके,